Good morning, student. How are you all? Hope you all are fine. Okay, our first chapter is going on. The name of the chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years, in which we have read about the map of illiteracy, about new and old terminologies. We also read about the historians and their sources, how historians use various sources to search history, to know about history, and new and political social groups. So today we continue it. So open the page number 8. Let's start paragraph 2. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. पूरे इस पीरियड में, इस समयावधि के दौरान क्या हुआ? धीरे धीरे जो फॉरेस्ट थे वो काटे जाने लगे और खेती का, कृषि का विस्तार होने लगा, और कई क्षेत्रों में जो ये बदलाव था वो ज़्यादा तेजी के साथ होने लगा दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. कई जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, फॉरेस्ट में निवास करने वाले थे, जंगलों में निवासी जो थे, उनको क्या करना पड़ा? अपना हैबिटेट मतलब अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ा, दूसरी जगह जाके निवास स्थान ढूंढना पड़ा. अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट. कुछ किसान ने टिलिंग, खेती, जमीन को जोतना शुरू कर दिया और किसान बन गए. कुछ लोगों ने ज़मीन को जोतना शुरू किया और वो किसान बन गए. These new peasant group gradually began to be influenced by regional markets, chieftain priests, monasteries and temple. अब जो ये नया peasant का ग्रुप बना, वो धीरे धीरे जो वहाँ के क्षेत्रीय जो मार्केट थी, बाजार थी, उससे प्रभावित होने लगा. चिफ्टियन जो सरदार थे, जो प्रीस्ट थे, जो मठ थे, जो मंदिर थे, उनसे वो प्रभावित होने लगे. They became part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and service to local lord. अब जो ये किसान थे, ये एक समाज का हिस्सा बन चुके थे और उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स पे करना पड़ता था, और अपना जो भी उनका गुड्स थे, जो भी उनके सामान होते थे, वो वहाँ के लोकल जो लॉर्ड्स थे उनको देने पड़ते थे, और उनकी सेवा उन लोगों को करने पड़ती थी. As a result, significant economic and social differences emerge among peasants. और इसका परिणाम ये हुआ, जो किसान थे उनमें, उनके बीच में बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सामाजिक जो भेद था वो आ गया. दे उनके बीच में some possessed, okay, आगे, some possess more productive land, other also kept cattle, and some combine artisanal work with agriculture activity during lean season. अब कुछ किसान जो थे वो तो क्या, उनको तो प्रोडक्टिव लैंड मिला, उपजाऊ भूमि मिली, और कुछ लोग क्या करने लगे? कैटल्स जो थे, जो दूध देने वाले पशु थे, उनको पालने लगे. और कुछ लोगों ने आर्टिसनल वर्क, जो भी कताई बिनाई का कार्य था, वो कृषि के अलावा, जब लीन सीज़न होता था, जिस समय में कृषि नहीं होती थी, उस समय में कताई बिनाई का कार्य भी शुरू कर दिया. As society become more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and rank on the basis of their backgrounds and their occupation. अब जैसा कि जो समाज था उसमें क्या होने लगा? बहुत भेद उत्पन्न होने लगा. लोग जो थे वो जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे, और उनको ये समाज में उनका स्थान उनकी वर्क, उनके ऑक्यूपेशन और उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग दिया जाता था. रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, और जो रैंक उन्हें दी जाती थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी. एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति. और जाति के जो उच्च सदस्य होते थे, उनके
उनका प्रभाव उनके दूसरे जो किसान लोग होते थे उनकी स्थिति पे, उनके रैंक पे पड़ता था। तो जाति के उच्च जो वर्गीय लोग थे वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे अपनी शक्ति, अपने रिसोर्सेज से और लोगों के रैंक्स को भी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। और एक ही जाति के लोगों का जो स्टेटस था, जो स्थान था समाज में, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या था, भिन्न भिन्न था। ओके। Jatis framed their own rules and regulation to manage द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर। अब जो जातियां थी वो अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी अपने समाज के मेंबर्स के व्यवहार को क्या करने के लिए, एक तरह से उनको कंडक्ट करने के लिए, उनको नियम में रखने के लिए जो जातियां थी वो अपने खुद के रूल रेगुलेशन बनाने लगी। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स बाय असेंबली ऑफ एल्डर डिस्क्राइब इन सम एरिया एज जाति पंचायत। और जो ये रेगुलेशन थे, ये जो नियम कानून थे, वो असेंबली ऑफ एल्डर्स, जो बड़े लोगों का एक समूह बनाया गया था जिनको जाति पंचायत कहा जाता था, उनके द्वारा लागू कराए जाते थे। तो जाति पंचायत क्या थी, गांव में जो बड़े बुजुर्ग लोगों की जो असेंबली, जो समूह बनाया गया था, जो कि अपनी जाति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू करवाते थे, उसे क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। अब जातियों को, जो जातियां थी, उनको अपने गांव के नियम भी मानने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चिफ्टियंस। बहुत सारे विलेजेस थे जो कि वहाँ किसके द्वारा चलाए जाते थे, सरदारों द्वारा चलाए जाते थे। अदर्स दे वर ओनली ओनली वन स्मॉल टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट। और सारे छोटे छोटे गांव मिलके एक छोटे से स्टेट का निर्माण, राज्य का निर्माण किया करते थे। रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोल, तुगलक एंड मुगल्स इनकम्पासेस मैनी रीजन। अब बड़े बड़े स्टेट्स के भी रीजन क्या होता है, क्षेत्र, एम्पायर, राज्य। तो बड़े बड़े जो स्टेट थे उनका भी निर्माण होने लगा, जैसे चोल जो थे शासक, तुगलक जो थे और मुगल्स जो थे, वो सारे लोग क्या करने लगे, इनकम्पासेस मीन्स दमन करने लगे, या बहुत सारे बड़े क्षेत्रों को घेरने लगे। संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति एक प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। संस्कृत में एक प्रशस्ति शब्द है जिसका अर्थ होता है, जिसमें क्या किया जाता है, राजा महाराजाओं का की प्रशंसा की जाती है, उनके कार्यों का वर्णन किया जाता है। तो असंस्कृत प्रशस्ति एक संस्कृत की प्रशस्ति है, जो कि आप चैप्टर 2 में देखेंगे प्रशस्ति का एग्जाम्पल। उसमें क्या किया गया, प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287। गयासुद्दीन बलबन, जिनका साम्राज्य 1266 से 1287 तक रहा, उस प्रशस्ति में उनका क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। Explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, gone in the east of Ghazni, Gajana in Afghanistan in west, and included all the South India, Dramina। उसमें बताया गया, प्रशस्ति में बताया गया था, जो गयासुद्दीन बलबन थे उनका साम्राज्य जो था, वो क्या, गयासुद्दीन बलबन बहुत बड़े साम्राज्य के एक शासक थे, और उनका साम्राज्य बंगाल, गजनी, अफगानिस्तान, वेस्ट, पश्चिम के कुछ भागों में और साउथ इंडिया में भी फैला हुआ था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गॉन आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मी। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग, गौंड, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लोग क्या थे, उनके आर्मी के सामने नहीं टिक पाए और क्या हुआ, भाग खड़े हुए। हिस्टोरियंस historians regard these as एग्जरेटेड क्लेम्स ऑफ कन्फेस। जो अब इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एग्जरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्लेम्स, दावे किए गए हैं
उनकी विजय के बारे में, कॉन्क्वेस्ट विजय के बारे में। तो इतिहासकार कहते हैं कि उनकी विजय के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और साथ ही साथ वो ये समझने की कोशिश भी करते हैं इतिहासकार जो है कि क्यों जो रूलर्स थे वो डिफरेंट ये क्लेम करते थे, ये दावा करते थे कि वो अलग अलग भागों में अपना राज्य, उनका इस भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये भी इतिहासकार जानने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज एंड रीजन, भाषा और क्षेत्र। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. अब जो 1318 में एक पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने बताया कि यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट था, भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्रविड़ समुद्री इन साउथ कर्नाटका, जो कि साउथ कर्नाटका में बोली जाती थी, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजारी इन गुजराती, मलाबारी तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एंड हिंदवाई इन एरिया अराउंड दिल्ली, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हिंदवाई बोली जाती थी। Amir Khusro went on to explain that in the contract of these languages, Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any region. अब जो अमीर खुसरो उन्होंने बताया कि इनके विपरीत एक संस्कृत भाषा थी जो किसी रीजन, किसी क्षेत्र से संबंधित नहीं थी. It was old language and कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण सू. और संस्कृत जो थी एक पुरानी भाषा थी जिसे कॉमन लोग जो थे वो नहीं जानते थे, केवल जो ब्राह्मण लोग थे वही इस भाषा को जाना करते थे. Make a list of languages mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the names of languages spoken today in the regions he mentioned. Underline names that are similar and circle those that are different. अब एक लिस्ट बनाने को कहा गया है जो कि जैसा कि अमीर खुसरो ने बनाई है, पहले उसको आपको नोट करना है. देन आपको अपनी अनदर एक लिस्ट तैयार करनी है ऐसी लैंग्वेजेस की जो आजकल बोली जाती हैं, और फिर जो सेम लैंग्वेजेस आपको लगती हैं अमीर खुसरो और आज की लैंग्वेजेस में जो बोली जाती है उनको आपको अंडरलाइन करना है, और जो डिफरेंट आपको लैंग्वेजेस लगती है जगह की, किसी प्रांत की पहले अलग थी और अभी अलग लगती हैं, उनको आपको सर्कल करना है. डिड यू नोटिस दैट द नेम बाय विच लैंग्वेजेस आर नोन हैव चेंज ओवर टाइम. क्या आपने नोटिस किया कि समय के साथ जो भाषा है उनके नाम में भी बदलाव आ पाया जाता है. होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. You have to read it again and again. Okay. Thank you. Have a nice day.